हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका विद्या एकेडमी में स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर को हम लोगों ने क्या किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के कारण क्या थे, कॉजेज क्या थे। एक तो सबसे पहले सामाजिक सोशल कॉजेज था, इकोनॉमी मनी रिलेटेड कॉजेस था, तीसरा था पॉलिटिकल कॉजेस, एंड नेक्स्ट इज ग्रोइंग मिडिल क्लास कैसे ग्रो कर रही है, फिलोसोफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन रेवोल्यूशन क्या है, आउटब्रेक मतलब ये क्रांति का रिजल्ट क्या रहा, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कैसे बन गया, एबॉलिश कैसे हुआ, बिकम रिपब्लिक बन गया, ये क्या रीजन रहा, टेरर का आतंक का क्या रीजन है वहां पे, डायरेक्टरी ऑफ रूल्स फ्रांस क्या थे, वुमेन ने किस तरह से क्रांति आई, किस तरह से रेवोल्यूशन आया, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब जो दास प्रथा थी उसको कैसे खत्म किया गया, उसके बाद रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ कैसी रही, जब क्रांति चल रही थी वहां पर तब कैसी जिंदगी थी, नेपोलियन बोनापार्टे किस तरह से उभर कर सामने आए, लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या रहा। अब सबसे पहले यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारे पास, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। अगर पहला एमसीक्यू आपसे बनता है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ। द सीरीज ऑफ द इवेंट स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास शेकन द अपर क्लास। ये जो सीरीज है ये किस इवेंट से स्टार्ट हुई, मिडिल क्लास से निकलती हुई अपर क्लास तक फैली। द पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द क्रूल रेगमे ऑफ द मोनार्ची। उस टाइम पे जो क्रूरता की जाती थी एक राजा के द्वारा, या जिसका राज उस टाइम पे फ्रेंच के अंदर या फ्रांस के अंदर चल रहा था, उसके द्वारा जो भी अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहे थे, लोगों ने उसके खिलाफ क्या किया, आवाज उठाई। दिस रेवोल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ, ये रेवोल्यूशन का आइडिया क्या था, क्यों सामने आया, क्यों उसको बढ़ावा मिला, लिबर्टी फर्टर्निटी इक्वलिटी। ठीक है, समानता के लिए, आजादी के लिए, संप्रभुता के लिए, अपनी बात रख पाने के लिए। द रेवोल्यूशन बिगिन ऑन 14 जुलाई 1789। अब आपका सेकंड एमसीक्यू क्या बनता है, तो सेकंड एमसीक्यू आपका ये वाला बनता है, ये कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ। तो हमारा ये रेवोल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन ये स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 में। स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब जो किले के अंदर बंद किए होते, द बेस्टाइल। द बेस्टाइल द फोर्ट्रेस प्रिजन वाज हेटेड बाय ऑल। सबसे नफरत करते थे वो, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि वो किंग की डेस्पोटिक पावर मतलब किंग क्या करता था, अपने फेवर की बात करता था, अपने लिए सुनता था, तो वो उसकी पावर से अच्छा नहीं समझते थे। द फोर्ट्रेस वाज डेमोलिश्ड, उसको तोड़ दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, कि कॉजेस क्या थे भाई, क्यों आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। हर चीज का आने के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता है। तो सबसे पहले सोशल कॉज जो बताया गया वो क्या बताया गया, कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18 सेंचुरी की जब हम बात करें, द ओल्ड रेगमे, जो इसका पुराना वाला रेगमे था, ओल्ड रेगमे इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। कि पहले के समय में वहां की सोसाइटी कैसी थी, किस तरह से इंस्टीट्यूट की जाती थी, कैसे वहां पर लोग रहते थे। तो सोसाइटी जो थी, अब देखो ये पूछा जा सकता है कि सोसाइटी कैसी थी, आपकी थ्री स्टेट्स में डिवाइड हो रखी थी। पहली थी फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, मतलब जिसके अंदर पर्सन जो है वो चर्च मैटर के अंदर इन्वॉल्व होते थे। सेकंड स्टेट जो आपकी वो क्या है, नोबैलिटी। नोबैलिटी क्या होता है, जहाँ पर लोग रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड थे, कि जैसे राजा, राजा के बाद मंत्री, मंत्री के बाद उसके नीचे मंत्री, उसके बाद सूबेदार, मनसबदार, इन सब में सोसाइटी बटी हुई थी। थर्ड स्टेट कंप्राइज द बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, लैंड लेबर, सर्वेंट्स। ये तीन भागों में सोसाइटी को डिवाइड करके रखा था। फर्स्ट टू क्लासेस वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्स। ना चर्च को टैक्स देना पड़ता था, और ना ही जो स्टेट प्रशासन के लोग हैं उनको टैक्स देना पड़ता था। दे एंजॉय प्रिविलेज। अगर मान लो चर्च के जो पादरी हैं, या चर्च की जो मान्यता रखते हैं, या चर्च की फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते हैं, अगर वहां पर कोई बच्चा पैदा हो गया तो नोबैलिटी है, उसके लिए प्रिविलेज है, बाय बर्थ ही उसको सब कुछ मिल जाएगा। ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, सिर्फ वही लोग टैक्स पे करते थे। अरे आज भी तो वही लोग टैक्स पे करते हैं
Direct tax called tele and also number of indirect tax were charged articles of everyday consumption like salt or tobacco. एक तो डायरेक्ट टैक्स जाता था टीले के रूप में और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स जाता था, चार्ज किया जाता था आर्टिकल्स के द्वारा। जैसे आज भी आप कुछ भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, बिस्किट, पेन, पेंसिल, कुछ भी खरीदते हैं, जो आर्टिकल आपके लिए जरूरी है आप खरीदते हैं, उन आर्टिकल्स के पीछे, पैकेट के पीछे लिखा होता है टैक्स इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर आप टैक्स पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता। आपको सिर्फ ये पता है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये आपसे कैसे लिया जा रहा है? ये आपसे इनडायरेक्ट वे में टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसके बाद? ये हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। नेक्स्ट, अ टैक्स कॉल्ड तिथे वाज आल्सो कलेक्टेड बाय चर्च फ्रॉम द पीजेंट। किसानों से चर्च जो टैक्स लेता था उसको क्या बोलते? तिथे। और जो डायरेक्ट टैक्स हम भरते थे वो क्या थे? टिले। क्लर्जी एंड नोबेलिटी वर 10% ऑफ पॉपुलेशन बट 60% ऑफ लैंड। 10% पॉपुलेशन थी बट पोजेशन कितना था उसका? 60% पे था। थर्ड स्टेट वाज 90% ऑफ पॉपुलेशन बट पोजेस कितना था? 40%। क्लर्जी और नोबेलिटी वाले 10% पॉपुलेशन थी मगर जमीन पर अपना 60% हक रखते थे। जैसे मान लो अगर किसी किसान ने, एग्जाम्पल है, अगर किसी किसान ने 100 किलो गेहूं उगाया है तो उसमें से उसको 60% गेहूं जो है वो चर्च और एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ता है। द थर्ड स्टेट वॉज 90% पॉपुलेशन होती थी मगर जमीन कितनी होती थी? 40%। तो जो 40% बचता था वो सारे पॉपुलेशन में बेचा जाता था या बांटा जाता था, इस तरह से उनका राइट होता था। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज क्या है? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या क्या है यहाँ पर? पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज बढ़ रही थी। भाई देखो, जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप होती है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। हम दो हमारे दो वाला 23 मिलियन में 23 मिलियन 1715 के अंदर थी, 715 सदी के अंदर वो 23 मिलियन थी। लेकिन 1789 के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो 28 मिलियन पॉपुलेशन वहां की हो गई। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो दे इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, लोगों को खाने की जरूरत पड़ी। प्रोडक्शन कुड नॉट कीप अ पेस, प्रोडक्शन उस हिसाब से था ही नहीं जितनी डिमांड थी। तो प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए। जैसे कि मान लो अभी खाने वाले ज्यादा हैं तो प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन यार प्राइस बढ़ाने से क्या होगा? लोगों की भूख थोड़ी मिटेगी। तो फिर क्या हुआ? मोस्ट वर्कर्स वर्क एज लेबरर इन द वर्कशॉप, ज्यादा से ज्यादा लोग वर्कशॉप में काम करते थे और उनके पैसे नहीं बढ़ रहे थे। डिड नॉट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। सिचुएशन बिकम वर्स, बदतर से कंडीशन हो गई थी। हर जगह पे ड्रॉट, सूखा पड़ गया था। हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, तूफान आया और सब कुछ उसने खत्म कर दिया। द लेड टू द स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और सब्सिस्टेंस क्राइसिस which started occurring frequently during old regime। अब बात आती है यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल कॉजेस की। तो पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या है आपके पास? तो लुई 16 आए उस टाइम पे, कम इनटू द पावर के अंदर आए 1774 में। उनके सब कुछ जो ट्रेजरी, जो खजाना था, सब खाली मिला, कुछ नहीं मिला, फाउंड एम्प्टी, सब कुछ खत्म। अब देखो कोई राजा भी बना तो कैसा? खाली, क्या बोलते हैं उसको, सत्ता था, पैसा ही नहीं है बेचारे के पास, तो राजा किस बात। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर चला, ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रांस के अंदर आ गए। लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, मिला फ्रॉम द कॉमन एनिमी। ब्रिटेन विच एडेड मोर देन बिलियन लाइवर्स आर डेबिट एंड हैड टू ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लेवर्स, और आके ऐड हो गए। एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट्स, इमेंस पैलेस बना, वर्साइल्स ऑल्सो कॉस्ट ऑफ लॉट लगा। टू मीट अ रेगुलर एक्सपेंसेस होते रहे, मेंटेनिंग चलती रही आर्मी की, कोर्ट रनिंग, गवर्नमेंट ऑफिसर, यूनिवर्सिटीज वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ते चले गए। अब टैक्सेस का प्रेशर पड़ता किस पे है? मिडिल क्लास पे। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास सामने आई उभर कर। सोशल ग्रुप्स बने, मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ, अपनी वेल्थ के ऊपर काम करने लगी। ट्रेड्स को ओवरसीज, ओवरसीज मतलब समुद्र से अपना ट्रेड व्यापार करने लगी, गुड्स बनाने लगी, प्रोफेशन में आगे बढ़ने लगी, लोग पढ़ने लगे। बाय बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं था उनको, जो भी चीज थी उन्होंने खुद से सक्सेस करने की सोची। देयर वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज बट फॉरवर्ड बाय द वेरियस फिलोसोफर्स एंड बिकम अ मैटर ऑफ टॉक इंस्टेंसिवली फॉर दीज क्लासेस इन सैलून, कॉफी हाउसेस, स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, इट्स अ गारंटी टू इंडिविजुअल राइट्स की उसने बात करी। पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस के अंदर उभर कर सामने आए। नेक्स्ट आपके फिलोसोफर्स एंड ये जो आपके हैं फिलोसोफर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशन, ये आप छोड़ सकते हो। वैसे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की बुक किसने लिखी, कई बार ये पूछ लेते हैं।
तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की बुक, ट्रीटीज क्या होती है, संधि, दो संधियों की पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पर जॉन लॉक है। और एक बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक लिखी थी जीन जैक्स रॉय से। और द स्पिरिट ऑफ द लॉस किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। ये तीन बुकों के नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल 100% चांसेस है। अब उसके बाद इस आजादी का क्या बोलते हैं आपको, इस आजादी का वो क्या रहा, आउटकम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, है ना। तो लूज 16 असेंबली स्टेट जनरल पास द प्रपोजल टू इंक्रीज टैक्सेस। उन्होंने 5 मई 1789 को टैक्स को इंक्रीज करने की बात करी, किसको, तिथे को। द फर्स्ट सेकंड स्टेट, सॉरी टिले को, जो डायरेक्ट दिया जाता था। द फर्स्ट सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए, सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स। 600 मेंबर थर्ड स्टेट से भेजे गए, स्टैंड बैक। थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया। एजुकेटेड मेंबर्स की बात करी गई, पीजेंट, आर्टिशन, वुमेन वर डिनाइड टू एंट्री टू द असेंबली। उसके अंदर किसान नहीं थे, जो आर्टिस्ट जैसे मान लो गमला बनाने वाले समथिंग लाइक, वो नहीं थे। और उनकी और औरतों, महिलाओं की जो एंट्री है वो इस असेंबली के अंदर थर्ड स्टेट के अंदर नहीं थी। उसके बाद वोटिंग जर्नल हुआ, स्टेट जर्नल, कंडक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड वन वोट, वही वाला राइट है, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। डिमांड करी गई इंडिविजुअल वोटिंग की। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल किंग ने मना कर दिया। भाई अब देखो वोट डलेगा तो किंग तो मना कर देगा ना, क्योंकि उसकी सत्ता तो खत्म हो जाएगी। 20 जून को रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट असेंबल टू द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ द ग्राउंड वर्साई, डिक्लेयर देमसेल्फ, नेशनल असेंबली रखी गई, जिसके अंदर ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन किसका, फ्रांस का। और पावर रखी गई लिमिटेड, मोनार्च की लिमिटेड पावर कर दी गई कि भाई राजा की अब ये पावर है। उसके बाद मीराबाऊ अ नोबल अबेसियास प्रिस्ट लेट द थर्ड स्टेट बने। And while the National Assembly was busy at a Versailles drafting a constitution, the rest of the France was in trouble. नेक्स्ट, सीवियर विंटर डिस्ट्रॉय, फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्राइसेस इंक्रीज हो गए। बेकर्स आल्सो होर्डेड सप्लाई फॉर ब्रेड फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट, वे बेचने लगे। भाई अब देखो सब जगह सूखा पड़ जाएगा तो लोग क्या खाएंगे, लोग ब्रेड ब्रेड खाएंगे। अब ब्रेड खाएंगे तो उसके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि सबके सब ब्रेड खरीदने लग गए थे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर टू ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस। 14 जुलाई एजिटेटेड क्राउड स्ट्रोम एंड डिस्ट्रॉय द वेस्टाइल, सब डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म हो गया। कंट्री रूमर्स फैल गया कि विलेज टू विलेज द लॉर्ड्स ऑफ मैनर वर देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स एंड देयर हायर्ड गैंग्स। उन्होंने उसके लिए क्रॉप को खराब करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कटी हुई क्रॉप रखी हुई थी उसके लिए उन्होंने एक गैंग को हायर किया है, जो कि विलेज टू विलेज जाकर वहां की खेतों को या उस कटी हुई फसल को खराब कर रहे हैं। ड्यू टू फियर, डर के मारे जो वहां के पीजेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट अटैक्स कैस्टल ऑफ नोबल एंड लूटेड हेयर अग्रेन बर्न डाउन, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनुअल ड्यूज उन्होंने रखे। बट क्या हुआ, लार्ज नंबर्स ऑफ नोबल फेल्ट देयर होम्स एंड मैनी माइग्रेटेड नेबरिंग कंट्रीज आई। लूज 16 फाइनल रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनी। और 4 अगस्त 1789 को लॉ ऑफ एबोलिशिंग द फेडरल सिस्टम जो है वो ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस में आ गया। द मेंबर ऑफ क्लर्जी वर आल्सो फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, वो भी मना करे थे इसके लिए। एंड लैंड ऑन टू चर्च वॉर कॉन्फिस्केटेड, तिथे वॉर एबॉलिश्ड, मतलब जो तिथे वाला टैक्स था उसको खत्म कर दिया गया। अब सबके लिए टैक्स देना क्या हो गया, जरूरी हो गया। पानी पी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 79 में बन गया। मेन ऑब्जेक्ट बताए गए, पावर्स के क्या क्या है। पावर वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कन्वर्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 मेकिंग द लॉज बने नेशनल असेंबली में कि किस तरह से काम किया जाएगा। इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या होगा, नेशनल असेंबली कैसे इलेक्टर्स इलेक्ट करेगी, एक्टिव सिटीजन क्या होंगे। एक्टिव सिटीजन कंप्राइज ऑफ मेनली जिनकी एज है 25 साल एज होगी, उससे ऊपर होनी चाहिए। हु पेड टैक्सेस इक्वल एट द लीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस, 3 दिन जो लेबर 3 दिन में कमाती है, जो उनके वेजेस हैं, उतना अगर उसने टैक्स पे किया हो तो वो एक्टिव सिटीजन बन जाएगा सोसाइटी का। एंड रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन हु हैड नो वोटिंग राइट। जो रिमेनिंग मैन हैं और जो वुमेन्स हैं उनको वोटिंग राइट नहीं थे। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम, तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन ऑफ सिटीजन की बात की गई। राइट सच एज राइट ऑफ लाइफ, उसके अंदर जिंदगी जीने की बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ कहने की बात, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपना ओपिनियन रखने की बात, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड वर गिवन टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। अगर राइट ऑफ सच, राइट टू लाइफ और फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की बात करें, इक्वालिटी बिफोर लॉ कि लॉ से पहले भी कुछ इक्वालिटी हम लोगों को मिलनी चाहिए। बीइंग अ बर्थ कुछ राइट्स हमारे बनते हैं। इट वॉज द ड्यूटी टू द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन, नेचुरल राइट्स होते हैं हर किसी को।
अब वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स क्या क्या रखे, ब्रोकन चेन, इसका मतलब क्या था, स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, आप कोई भी एक्ट ले सकते हैं उसके लिए आप फ्री हैं, स्टैंड फॉर द एक्ट, किसी एक्ट के लिए आप स्टैंड ले सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि आप सामने वाले को जाके चाटा मार दे, ये कोई एक्ट नहीं है आपका। बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस शो स्ट्रेंथ लाइन इन यूनिटी, एकता के अंदर क्या होता है, आप लोगों की एकता के